आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और पता नहीं आप लोग जय हिंद लिखने पे कंजूसी क्यों करते हो। जय हिंद लिखने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप आर्मी में लगने वाले हो, देश की शान बनने वाले हो, फौज की खाकी वर्दी पहनने वाले हो, तो उसमें जय हिंद का जवाब जय हिंद से ही दिया जाता है। तो अभी से आदत डाल लो कि मैं फौजी बन चुका हूं और कंटिन्यू जय हिंद लिखना शुरू कर दो, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और देखो, आज हम जो करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के लिए साइंस के 50 क्वेश्चंस, बड़े खतरनाक क्वेश्चंस। अब तक जो हमने पढ़ा है ना, उसके अलावा जो एग्जाम्स में जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। आज आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चंस एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ एसआई मात्रक वाला जो क्वेश्चंस है वो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसके अलावा सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। और आप इसको एक टेस्ट की तरह भी लेते हुए चलना, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं अपने 40 प्लस सही कर पाते हैं, 40 या उससे ज्यादा। और जितना भी आपका स्कोर रहता है, चाहे कम रहो ज्यादा रहो, कमेंट करके बताना, क्योंकि याद तो मैं आपको ये 50 क्वेश्चंस करवा के ही रहूंगा जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। आर्मी अग्निवीर में आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए काफी ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं। क्योंकि भाई, साइंस को कमजोर समझने वालों को एक बात पता होनी चाहिए कि अगर 15 में से आपने 15 साइंस में कर लिया, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर 15 में से 15 नहीं किया, 12-13 भी कर लिया, तो आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट से आगे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम करने वाले हैं। अपनी साइंस की तैयारी को आपको दिखाना है, और कितनी तैयारी है ये आपको पता चल जाएगा, और आप कमेंट करोगे तो मुझे भी पता चल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है ना कि साइंस हम टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज भी मैं आपको डेली याद करवा रहा हूं, तो उसमें हम और अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे जो टॉपिक्स आपको याद नहीं होते। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी की शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। आप टेस्ट की तरह लेना, और याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना। चलो, एनर्जी आ गई होगी सभी के अंदर, जोश जग गया होगा। रे फौजी हो आप, आर्मी के जवान हो, ठीक है। अभी तो आप 20 साल के हो, मैं 30 साल का होकर भी इतना जोश दिखा रहा हूं, तो आप तो 20 साल के हो, तो आपके अंदर और ज्यादा जोश होना चाहिए। करो, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ फोर्सेज क्या होने वाला है फोर्स का। तो फोर्स का तो ये दो क्वेश्चंस मैंने बड़े प्यार से करवाया है। पहला ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल आसान है, उसके बाद कोई आसान नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका न्यूटन हो जाएगा कि फोर्स का या बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबसे पहले करवा दिया है। अब चलो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आज कोई कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिखेगा सर जी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं तो लिखोगे कैसे। देखो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार आता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण लगभग है, कितना है, कितना है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, ग्रेविटी आपको बताना है कि कितनी है हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर सभी का आ गया होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है। तीसरा नियम एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आता है, मैंने सबसे ज्यादा बार आपको याद करवा दिया है, लेकिन एग्जाम में पहला भी आपसे पूछता है कि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहलाता है। तो देखो, जितने भी ये नियम्स है ना, सारे के सारे याद कर लो, चाहे वो न्यूटन का हो, चाहे आपका ओम का हो, चाहे फैराडे का हो, सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, तो वो है आपका भाई लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का पहला नियम। और तीसरा नियम कौन सा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक क्रिया की एक साथ और एक विपरीत प्रतिक्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है, किसी वस्तु का जो संवेग होता है यानी जो मोमेंटम होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। P का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। और क्या होता है? mv होता है। तो mv से आपका आंसर आ गया होगा, क्या हो जाएगा यहां पर? मास और वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान और वेग हो जाएगा। किसी वस्तु का जो स्वेग है या इंग्लिश में जिसको मोमेंटम बोलते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करता है? मास और वेलोसिटी के ऊपर यानी द्रव्यमान और वेग के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू mv। ये याद कर लेना, एग्जाम्स में डायरेक्ट भी आपसे पूछता है, ठीक है, कि किसी वस्तु का संवेग क्या होगा, तो P इक्वल टू mv हो जाएगा। ये याद कर लो, एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूं जिसमें ये पूछा गया है। कार्य का मात्रक वही है जो, आप देखो अगर आपको कार्य का मात्रक नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। तो जो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल। अब इनमें से देखो किसका मात्रक जूल होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। अब इनमें देखो किसका होता है जूल? किसका हो जाएगा यहां पर? एनर्जी का हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एनर्जी, ऊर्जा। तो कार्य का मात्रक पूछे तो जूल हो जाएगा, एनर्जी का पूछे तो जूल हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर स्मार्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है तो मुझे भी आपको इतना स्मार्ट बनाना है कि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसको सही करो और सही करके एग्जाम में स्कोर करो। क्योंकि इस बार है ना, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पास करने के बाद अपने गांव में सभी को बताना है कि कहां से आपने पढ़ाई की है। वर्दी लवर से हमने पढ़ाई की थी और अब वर्दी हमारे बदन पे आ रही है। तो सभी दोस्तों को बताना, जिसके साथ रेस करने जाते हो जितने भी आपके, ठीक है, और स्टेटस भी लगा देना। लगा दोगे ना, इतना तो कर ही दोगे। अरे बाकी जगह पे भी हजारों रुपए भी तो देते हो, इतना तो कर ही सकते हो जहां से मेहनत की है ना। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप इतना कर देना। अभी मत करना, कोई बात नहीं, अभी करो ना करो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लो बता जरूर देना सभी को, ठीक है। उष्मागतिकी का पहला नियम आधारित है और कौन कौन अभी भी करता है ये बताना, ठीक है। हाँ, मुझे एक बात और पूछनी थी आप सभी से, बतानी भी थी, आपको चेतावनी भी देनी थी कि भाई आप सभी है ना एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहा हूं। साइंस की आपकी प्रॉब्लम थी वो भी मैंने दूर कर दी, मैथ की भी मैंने दूर कर दिया। रीजनिंग की मैराथन क्लास मैक्सिमम 5 दिन के अंदर अंदर डाल दूंगा, एग्जाम डेट आए ना आए 5 दिन के अंदर आपकी आ जाएगी। तो जीके की तो हम वैसे भी उड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पेपर की पूरी तैयारी कर रहे हो, अगर फिजिकल में फेल हो गए तो पूरी मेहनत खराब चली जाएगी। मैं अभी से आपको चेतावनी दे रहा हूं, डेली आपको फिजिकल करना है, ठीक है। और अभी आपका फिजिकल में टाइमिंग क्या आ रही है ये कमेंट करके जरूर बताना, सभी को कमेंट करना है, ठीक है। ये मत सोचना कि मेरा कोई देखेगा, नहीं, कमेंट करना है, मुझे देखना है, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, तो मुझे भी तो पता होना चाहिए, फिर मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स भी दे सकता हूं। हाँ, मेरी रेस ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो और लोग हैं ना जिनके मैं साथ रहता हूं उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। और एक टीचर होने के नाते मैं नॉलेज इकट्ठी करता रहता हूं, तो अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो मैं जरूर बता दूंगा आपको। लेकिन कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आज कि इतने मिनट इतनी सेकंड आ रही है, ठीक है, सेकंड भी जरूर लिखना। तो उष्मागतिकी का पहला नियम क्या हो जाएगा यहां पर? तो क्या हो जाएगा यहां पर अपना, क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का संरक्षण। आगे देखो, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तापमान का। अरे एक बात सोचो आप, ये जो हम साइंस का टेस्ट लेते रहते हैं ना, इसमें आपके सारे एसआई मात्रक याद हो जाएंगे। और वैसे अगर मैं करवाता ना, ये बोरिंग लगते ना याद होते, और यहां पर याद हो जाएंगे। अभी हमारा चौथा है, ये स्टार्टिंग में किया था, एक में 2 किया था और अब ये चौथा आ गया। पता भी नहीं चलेगा, याद भी हो जाएगा। ये होता है स्मार्ट तरीका, ठीक है। आप स्मार्ट टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये तो मैंने बाल छोटे कर रखे हैं वरना बड़ा स्मार्ट दिखता हूं, और लाइटिंग ज्यादा बोर्ड पे है। कल एक स्टूडेंट बोल रहा था कलवा, ठीक है, कलवा मत बोलना भाई, लाइटिंग है ना वो बोर्ड पे ज्यादा रखता हूं, इसलिए थोड़ा आपको काला दिखाई दे रहा हूं। और हरियाणा से हूं,
कलवा मत बोलो, काला बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या कालिया बोल लो, ठीक है, ठीक है। अरे हम सारे हिंदुस्तानी हैं तो हम ऐसे ही हैं, ठीक है, काले धोलों का मिक्सर है हम, ठीक है, हम बीच के हैं, ना काले हैं ना धोले हैं, हम सभी को लपेट लेते हैं। थोड़ी क्रीम लगाई धोले हो गए, थोड़ी क्रिकेट खेल ली काले हो गए, बस यही तो रंग है, यही तो हमारा हिंदुस्तान है। अब तापमान का एसआई मात्रक बताओ, तो तापमान का एसआई मात्रक हो जाएगा यहां पर केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा गैस का नियम पीवी इजिकल टू एनआरटी को दर्शाता है? याद कर लो इसको डायरेक्ट, पीवी इजिकल टू एनआरटी, तो कौन से गैस का नियम है? तो ये हो जाएगा आदर्श गैस का नियम, आइडियल गैस लो। क्या हो जाएगा? आइडियल गैस लो हो जाएगा, आदर्श गैस का नियम। आगे देखें कि संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण होता है, संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण होता है। मैंने बोला ना कि अपने जो स्टूडेंट है, जो वर्दी लवर्स हैं, उनको स्मार्ट बनाना है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर क्वेश्चंस याद ना हो और वहां पर आपको ऑल ऑफ द अबाउ दिख जाए या ऑल ऑफ दीज दिख जाए, सभी दिख जाए, आप आंसर कर देना, लेकिन वो याद ना हो तब, वो याद ना हो तब, क्योंकि वहां पर 90% चांस होता है कि वही आंसर होगा, लेकिन याद हो तब नहीं करना। तो इसका बताओ, संवहन द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण होता है तो किसमें होता है भाई? द्रव और गैस में होगा। किसमें होगा? द्रव और गैस में, सभी मत कर देना, ठीक है। तो इसलिए बोला है ना स्मार्ट बनाना है, कुछ सिर्फ रटते हैं, आपको रटना नहीं है। ट्रिक सिखाता हूं तो वो जहां पर यूज होगी वहीं पे यूज करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने याद करवा दिया है, और भी आगे एक दो क्वेश्चंस याद करवाऊंगा जहां पर आप कंफ्यूज होकर आप आंसर कर सकते हो, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है किसमें? द्रव और गैस में। चलो, और संवहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, ओके, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी है ना थोड़ी थोड़ी। चलो, ये इंग्लिश वालों ने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया, क्योंकि पता है कि कहीं पर भी है ना, ये आपको हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ मिलता ना, बुक्स में है, बुक्स भी हिंदी इंग्लिश की अलग अलग है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह जो भी आप लेते हो ना, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है। तो तभी देख लो आर्मी का जो सबसे बड़ा चैनल है ना, वो भी हिंदी में ही करवाते हैं, इंग्लिश में नहीं करवाते, समझ रहे हो। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा। आपको लगता होगा आसान, एक मेरा भाई शुभम भी करवाता है इंग्लिश में, ठीक है, हम दो ही करवा रहे हैं, और भी होंगे भाई, ठीक है, लेकिन बड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। तो जो इंग्लिश में भी करवा रहा है ना आपके लिए, उसके रिस्पेक्ट किया करो। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, ठीक है, मेरी तो आप वर्दी पहनने के बाद अपने आप कर लोगे, मैं बाकियों की भी बता रहा हूं, ठीक है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम संबंधित है, बताना, आपको बताना है कि जो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है, लॉ है, वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका एंट्रोपी से। किससे संबंधित हो जाएगा? एंट्रोपी से हो जाएगा। और मैंने आपको बताया ना कि नियम सारे याद कर लो, ठीक है। इन टेस्ट में ये नियम और एसआई यूनिट मैं आपको याद करवाते हुए चल रहा हूं, ताकि आप आराम से याद कर लो। विद्युत धारा, अब ये नहीं बताऊंगा, इतनी बार याद करवाया है, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन ही है आपका, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके जगह पे एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, यानी 51 क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी बार याद करवा दिया है। विद्युत धारा का मात्रक, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होने वाला है। चलो अब आगे चलते हैं, फटाफट अब करते हैं क्वेश्चंस। अब बातें बहुत हो गई हमारी, जो आपके लिए जरूरी थी वो वाली। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या हो जाएगा? तो ओम का नियम यहां पर क्या हो जाएगा? ओम का तो आप सभी को पता है कि ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो मैंने बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो याद कर लो, V इक्वल टू IR, विभवांतर, धारा, प्रतिरोध, वोल्ट, एम्पियर और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V इक्वल टू IR, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया है। कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है?
कौन सा है जो यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदलता है। ये तो आ गया जनरेटर। ठीक है, जनरेटर हो गया। ठीक है जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। आपने देखा होगा ना, जनरेटर तो देखा है सभी ने, नहीं देखा तो आपकी शादी में जो डीजे आएगा ना उसके साथ जनरेटर आएगा। ठीक है, या जो स्टेज वगैरह, स्टेज नहीं वो क्या बोलता है, फ्लोर वगैरह लगता है ना, तो भी जनरेटर लगता है। लाइटिंग के लिए भी जनरेटर आता है। ठीक है, और भाई आजकल तो ट्रैक्टर से भी करने लग गए। देखो, एक धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। बताओ कैसी होती हैं, कैसी रेखाएं होती हैं? एक धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ठीक है भाई, हिंदी वाले अपने हिंदी में देख लेना, इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में देख लेना, आंसर करते हुए चलो, क्योंकि मेहनत इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लग रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैसी होती हैं? वो होती हैं अपनी सर्कुलर होती हैं, वर्ताकार होती हैं। कैसी होती हैं? वर्ताकार होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसके द्वारा की गई है? ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई है, अपने को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में। तो आंसर आ गया सभी का, आंसर दिखा दूं अब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे। क्या हो जाएगा? फैराडे के द्वारा। चलो, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये तो आप सभी को पता होगा ना, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पढ़ते होगे, तो आंसर आ गया होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश बड़ी तेजी से भागता है। ये देखो क्या है कि प्रकाश का मुन्ना जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या कहलाता है? ठीक है, साइंस का जो लगभग 1-2 टॉपिक्स के बाद, या अभी आपका यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो आपका एनर्जी मोशन वाला वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद यही पढ़ेंगे। ठीक है, जो टॉपिक वाइज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उसमें। तो प्रकाश का मुन्ना जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या कहलाता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। उत्तल लेंस हमेशा बनता है, कन्वेक्स लेंस हमेशा बनता है, बनाता है, सॉरी बनता नहीं बनाता है, बना हुआ तो वो खुद ही है बेचारा। ठीक है, उत्तल लेंस हमेशा बनाता है। भाई जब बीएससी की हम प्रैक्टिकल थी ना, वो बड़ी खतरनाक प्रैक्टिकल हुआ करती थी, उसमें हम बड़े एंजॉय करते थे, लेकिन हमारा जो फिजिक्स का टीचर था वो बड़ा खतरनाक। कॉलेज में सोचो, सभी जो स्टूडेंट है ना, कॉलेज की बात कर रहा हूं, फाइनल ईयर की बात कर रहा हूं, ऐसे कांपते थे कॉलेज में। ठीक है, और अगर कोई भाई हरियाणा नारनौल से है तो उनको पता होगा फिजिक्स के टीचर के बारे में, तो कमेंट में बता देना। तो इसका आंसर बताओ। ठीक है, उत्तल लेंस हमेशा बनाता है कि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि कहां पर वस्तु रखी हुई है, उसी हिसाब से वो बनाएगा। चलो, लेंस की क्षमता मापी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है, स्टार लगा के लिख लेना। लेंस की क्षमता है वो किस में मापी जाती है? लेंस की क्षमता तो क्या हो जाएगा? डायोप्टर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। ठीक है, प्रकाश का कौन सा रंग सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य रखता है? तरंग दैर्घ्य रखता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसमें याद करने का एक तरीका है, किसकी कम होती है किसकी ज्यादा होती है, मैं आपको बता देता हूं। वो होता है आपका विबग्योर, विबग्योर होता है। पहले इसका आंसर करते हैं, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं कि कौन कौन से रंग होते हैं।
तो प्रकाश का कौन सा रंग है सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इधर वाले जो है ना वो सबसे ज्यादा है, ऐसे जाते जाओगे कम होता हुआ जाएगा। तो अगर सबसे ज्यादा पूछे तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा सबसे लंबी। सबसे कम पूछे तो वी हो जाएगा, यानी वोयलेट हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। तो वी का मतलब होता है, यहां पर याद कर लो, वोयलेट बैंगनी। आई का मतलब होता है आपका इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। तो इस तरीके से इधर जाती हुई जाएगी तो बढ़ती हुई जाएगी, इधर जाती हुई जाएगी तो घटती हुई जाएगी। सबसे ज्यादा रेड की, सबसे कम वोयलेट बैंगनी की। आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश की तरंग कण का प्रस्ताव किसने दिया था? प्रकाश की तरंग कण का प्रस्ताव है वो किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, वेव पार्टिकल का जो प्रपोजल है वो किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया है? तो डी ब्रोगली हो जाएगा। किसके द्वारा? डी ब्रोगली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की है? देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आज हल्का मैंने नहीं लिया है जो आपके एग्जाम को भारी बनाता है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आज वाली क्लास में डाले हैं। तो आज वाली ये सिर्फ स्पेशल टेस्ट नहीं है, ये आज आप लगभग 50 से 60 ऐसे क्वेश्चंस याद करोगे जो आपके एग्जाम्स में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। समझ रहे हो? हर शिफ्ट में इस वाली क्लास से एक ना एक क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आज वाली कम से कम बता रहा हूं, ठीक है, कम से कम आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज। एक तो कम से कम 1 2 3 4 कितने भी मिल सकते हैं, ठीक है, लगभग 3 4 तक जा सकते हैं, यानी कि समझ लो 6 से 8 नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका आइंस्टीन के द्वारा। ठीक है, आइंस्टीन। आज काफी कहानियां सुना दी, वरना आइंस्टीन के बारे में भी मैं आपको कुछ बताता, बाद में करेंगे। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा दी जाती है, फोटोन की ऊर्जा दी जाती है, तो इसका हो जाएगा E=hv हो जाएगा, E=hv। आगे बढ़ते हैं, अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? ये याद कर लो, अच्छा है। ठीक है, जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा हाइजेनबर्ग से। किससे हो जाएगा? हाइजेनबर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाइजेनबर्ग से। नाभिकीय बल के लिए उत्तरदायी कण है, नाभिकीय बल के लिए उत्तरदायी कण कौन सा हो जाएगा? तो नाभिकीय बल के लिए उत्तरदायी कण कौन सा हो जाएगा? तो पायोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? पायोन हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब नाभिक ये होता है, ये अपना मान लो ये नाभिक है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या हो रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। कौन घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? माइनस का, यानी ऋण आवेश होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद कर लो, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होता है? इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर कौन सा होता है? प्लस, यानी घन आवेश होता है, पॉजिटिव घन आवेश। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? ये उदासीन होता है, ये नेगेटिव होता है, इस पे कुछ नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और इसके अंदर कौन कौन सा पाया जाता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इधर कौन पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। चलो याद कर लेना, ये एग्जाम्स में आपके आता है। एक भारी नाभिक के छोटे नाभिकों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक भारी नाभिक है और वो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, विभाजित का मतलब है टूट जाना या बट जाना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है विखंडन। क्या कहा जाता है? विखंडन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त हाइड्रोजन का समस्थानिक है। आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा हो जाएगा?
तो यहां पर हाइड्रोजन का समस्थानिक आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो समस्थानिक होता है वो अपना होता है ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, एग्जाम्स में मैंने काफी बार देखा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं कि एक रेडियोधर्मी तत्व का धर्म आयु वह है जिससे, तो बताओ क्या है? तो इससे क्या हो जाएगा? जिससे आधे नाभिकीय क्षय हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? जिससे आधे नाभिकीय क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं। क्षय का मतलब है खत्म से हो जाते हैं। किस किरण का भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है? किस किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है ये बताना है आपको। कौन सी किरण है जिसकी भेदने की क्षमता है वो सर्वाधिक होती है? ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कौन सी हो जाएगी भेदन क्षमता सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगी भाई अपनी गामा किरणों की। कौन सी किरणों की? गामा की। और देखो यहां पर इनके जो ये लिखा हुआ है ना कि अल्फा को किससे डिनोट किया जाता है? ऐसे लिखा जाता है। बीटा को ऐसे लिखा जाता है। गामा को ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी याद कर लेना, एग्जाम्स में एक आधी बार देखा हुआ क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं कि सूर्य में होने वाली अभिक्रिया है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है। तो सूर्य में होने वाली जो नाभिकीय अभिक्रिया कौन सी है? तो वो हो जाएगा फ्यूजन हो जाएगा, यानी नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। और सूर्य में कौन कौन सी गैस होती है? आपकी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस मैक्सिमम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है। ठीक है, और आज के बाद सारे जो 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट करवाए हैं ना उनके लिए भी मैं ऐसे ही बोलने वाला हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। ठोस नहीं दिया हुआ तो यहां पर स्टील दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टील में। आगे बढ़ते हैं कि विस्पंद की घटना किसके कारण होती है? आप आंसर करते हुए चल रहे हो ना, टेस्ट लगाते हुए चल रहे हो ना, आज वाला टेस्ट आपके धुएं उठा रहा होगा। ठीक है, ठीक है, कार्बोरेटर में आज कचरा फंस गया होगा, आज स्कोर नहीं हो रहा होगा। वैसे बड़े सर जी मैं तो बिना पढ़े इतने क्वेश्चंस कर रहा हूं, मैं कमेंट देखता हूं ना, बिना पढ़े इतने कर रहा हूं, पढ़ लेता तो आग लगा देता। आज आग नहीं, आज धुआं फेंक रहे होगे। ठीक है, क्योंकि आज क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स की जान बनने वाले हैं। ठीक है, बड़े दिन हो गए इजी करते हुए, आज पता चला ना कि पेपर सभी टाइप का आता है। बार बार बोलता हूं, इजी, मॉडरेट, हार्ड। तो अभी तो आपके दोनों मिक्स चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो विस्पंद की घटना किसके कारण होती है? तो ये आपका हो जाएगा भाई यहां पर व्यतिकरण के कारण। किसके कारण होती है? व्यतिकरण के कारण, इंटरफेरेंस के कारण। आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक है भाई। इंग्लिश में मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी स्पीच की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लेना। तभी तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, वरना मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा देता। जो क्लर्क वाले स्टूडेंट है ना उनको इंग्लिश भी पढ़ा देता, लेकिन मैंने आपको बताया ना थोड़ी स्पीच की इशू है, तो फिर मजा नहीं आता। जब कमेंट सेक्शन में होता है ना कि खुद से बोला नहीं जा रहा, हमें पढ़ा रहा है, तो फिर उसमें मजा नहीं आता। थोड़ी मुझे स्पीच की प्रॉब्लम है, जब थोड़ा तेज बोलते हैं ना, बड़े आराम से बोलते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से तो बहुत कम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आवर्ती का मात्रक क्या हो जाएगा? आवर्ती का, ध्वनि का याद कर लो। ध्वनि का पूछा जाता है डेसिबल, कि ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। तो एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पर आवर्ती का क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको HZ से लिखते हैं, डेसिबल को dB से लिखता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, बाकी तो आपको छोटे मोटे तो पता ही है। ये है आपका कि प्राश्रव्य तरंगों की आवर्ती कितनी होती है? प्राश्रव्य तरंगों की, प्राश्रव्य तरंगों की यानी अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यानी जो हमारे सुनने से परे होती है, प्राश्रव्य। तो जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है उसको हम सुन सकते हैं। ये क्या हो गई? आपकी सर्वे हो गई कि इनको हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हमारे सुनने से ऊपर निकल चुकी है। अगर इनको सुनेंगे तो कान फट जाएंगे, कान से खून निकलने लग जाएगा, जो पर्दा है वो फट जाएगा। तो ये हो गई अपनी प्राश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। और ये 20 से कम वाली तो क्या होती है, अश्रव्य होती है, यानी इनको नहीं सुन सकते। ठीक है, तो याद कर लेना, तीनों क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आता है। डॉपलर प्रभाव प्रक्षेपित किया जाता है, जो डॉपलर प्रभाव है, ठीक है, डॉपलर इफेक्टिव इज ऑब्जर्व्ड इन, आपको बताना है। तो ये लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है। और जो अगला टॉपिक्स में साइंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं ना, उसमें हम लाइट और साउंड ही पढ़ने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दोनों। ठीक है, दोनों ए और बी। चलो आगे बढ़ते हैं कि यदि पीएन जंक्शन डायोड धारा को प्रभावित होने देता है तो आपको बताना है। ठीक है, बताओ। ये मुझे नहीं लगता कि एक आधे को भी याद होगा। ठीक है, ठीक है, बताओ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओनली इन फॉरवर्ड बायस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले देख लेना भाई। ठीक है, एलईडी में प्रयुक्त पदार्थ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि पहले बल्ब का ज्यादा आता था, टंगस्टन वाला। ठीक है, बल्ब का याद करवाया ना मैंने, उसमें क्या होता है, वो टंगस्टन वाला तार होता है। अब एलईडी पूछने लग गया, क्योंकि पहले बल्ब चलते थे, अब एलईडी चलने लग गई है। तो आपको बताना है कि एलईडी में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो एलईडी में कौन सा पाया जाता है पदार्थ, वो होता है आपका गैलियम, सॉरी क्या होता है, गैलियम। चलो पढ़ लो यार। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में कभी कभी इश्यू हो जाता है। ट्रांजिस्टर उपयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज के लिए, यानी सभी के लिए। ऑल ऑफ दी अबाउ या ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज आपको बताना है। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं, ये अपने को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं कि वह लॉजिक गेट जो कभी भी हाई आउटपुट देता है जब सभी इनपुट हाई हो, तभी हाई आउटपुट देता है जब सभी इनपुट हाई हो। ठीक है, ये भी आपके आता है क्या ये क्वेश्चंस, ये तो भाई बीएससी में कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया गया था, एंड गेट, और गेट, ठीक है, नैंड गेट। चलो बताओ, तो इसका क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ाने के चक्कर में एमएससी छोड़ दी, वरना तो और कुछ भी हो जाता, क्योंकि अपना दिल इधर लग गया भाई, पढ़ाना है, टीचिंग करवानी है, एमएससी करके फिर उसके बाद और आगे पढ़ के फिर भी पढ़ाना था, तो इधर अपना अच्छा है ना। ठीक है, कॉलेज वाला थोड़ा सिस्टम, क्योंकि दोस्त सारे पढ़ाई छोड़ दिए, ठीक है, तो इसलिए फिर अकेला जा नहीं पाया। तो आपको बताना है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नित्यांक जी का मान क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। ठीक है, याद कर लो भाई, 6.67 गुना में 10 की पावर 11, माइनस में -11 है। ठीक है, 11 वाला नहीं, सॉरी, -11 है। चलो आगे बढ़ते हैं। बर्नौल का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आज मैंने बताया ना कि सारे जितने भी खतरनाक क्वेश्चन है सारे आज वाले क्लास में रख दिए, आज सबके तोते उड़ा देगी ये क्लास भाई। 40 का लिखा था ना, 30 भी कितने किसके आ रहे हैं देखते हैं, आज कमेंट में देखते हैं। ठीक है, बर्नौल का प्रमेय है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण पर। तो ये तो हमने अभी पढ़ा था, क्वेश्चन से अलग तरीके से पूछा है। ठीक है, उसमें पूछा था कि बर्नौल का प्रमेय है किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण उसका आंसर था। ठीक है,
तो इस बार अलग पूछ लिया गया। संरक्षण ऊपर दे दिया गया, ऊर्जा नीचे पूछ ली गई। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? दाब, प्रेशर का। दाब को किस में मापते हैं बताओ? दाब का, तो दाब को किस में मापते हैं? तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल में। क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा, पास्कल। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आज के समय का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो किस पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के टाइम पे काफी बार रिपीट होता है, तो इसको याद कर लेना, अभी इसी क्लास में याद कर लेना है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। तो किस पर आधारित हो जाएगा? ये आपके पास्कल के नियम पर आधारित हो जाएगा। पास्कल के नियम क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस पर आधारित है? पास्कल के नियम के ऊपर। 45वां है आपका कि पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग बताओ, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना हो जाएगा? कितने किलोमीटर पर सेकंड है? तो इसका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 45 हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपना 46 पे चलते हैं कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ठीक है, ये तो आसान है ना। तो सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा हो जाएगा? अपना बुध ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा भाई? बुध ग्रह हो जाएगा। बुध है, सबसे पहले बुध है, सबसे छोटा भी बुध है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से आपका आगे चलता हुआ जाता है। किसको हटा दिया गया है? ग्रह की श्रेणी से वो क्वेश्चन भी आता है, तो प्लूटो को हटा दिया गया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो अभी हमने सबसे छोटे की तो बात कर ली, सबसे बड़ा भी पूछता है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति है, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। आप सभी कमेंट करके एक क्वेश्चन और बताओ कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के हैं? पृथ्वी का तो अपना एक है भाई, और वो कौन सा है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी तो इसका आंसर नहीं होगा। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसके उपग्रह हैं और कितने हैं, ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से नंबर का क्वेश्चन आ गया? ये अपना 47 हो गया है। अब 48वें नंबर का क्वेश्चन है। 51 करनी है ना, क्योंकि एक मैंने आपसे पूछा था, तो 51 करेंगे, ऐसा नहीं 50 देख के भाग जाओ। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बताओ। अब विद्युत चुंबकीय तरंग पूछा है, अब रंग नहीं पूछा आपसे। ठीक है, रंग का तो मैंने आपको बता दिया था। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का बताना है, तो किसका तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा किरणों का। कौन सी किरणों का? गामा किरणों का। और खतरनाक तरीके से कौन सी जाती थी? अपनी गामा किरणें ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला आपका कि कौन सा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना कि कौन सा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कौन सा नियम कहेगा, यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना परावर्तन का नियम। इस क्वेश्चन को तो वैसे ही समझ जाते थोड़े बहुत कि भाई इनकी बात हो रही है परावर्तन वगैरह की, तो यही नियम होगा। तो परावर्तन का नियम हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन सा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? मैंने आपको बताया ना कि मैं अगला चैप्टर तो हम एनर्जी और मोशन वाला वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम इसी को पढ़ने वाले हैं, परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, आपतन कोण, इन सभी चीजों के बारे में। अवरोधों के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अवरोधों के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? ये अपना 50वां क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है अपने को, है ना। तो अवरोधों के चारों ओर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? तो जब चारों ओर जो क्या हो रही है, प्रकाश मुड़ रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा डिफ्रैक्शन, विवर्तन। क्या कहा जाएगा? उसको विवर्तन कहा जाएगा, जब चारों ओर मुड़ रहा है। ठीक है, अब आपको इसका बताना है। इसका कीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, यानी एक तो आपका टेस्ट था ना, तो आप बताना है 50 में से। इस क्वेश्चन को देख लेना, फिर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे 50 में आपका स्कोर कैसा रहा, क्लास कैसी थी, क्वेश्चंस कैसे थे, धुआं उठाया नहीं उठा, सब कुछ कमेंट करके बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या है कि ट्रांसफर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
जो अपना ट्रांसफर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका म्यूचुअल, किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ये क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। तो अब सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, आपका स्कोर क्या रहा। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं भाई, पढ़ना है अगर आपको रियल में और पेपर पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।